हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। हाँ दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में कल भी आपको बताए थे। अच्छे तरह से उनके परिचय के बारे में आपको बताए थे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, उसे बिल्कुल डिटेल से आपको समझाए थे। आपको भी अच्छे तरह से समझ में भी आ गया होगा। आज का जो लेक्चर होगा पार्ट 2 होगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग है 2। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 होगा, कौन सा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप दूसरा चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, बिल्कुल सही तरीका से, बिल्कुल अच्छे तरह से समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा। पहला पॉइंट है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था है निम्न प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था एलडीसी में। ये क्या कहा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसा भाई, तो निम्न प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था ये है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में निवास करती है कितने, तो 36.7% वैश्विक जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, 36.7% ये वैश्विक जनसंख्या के आधार पर नियंत्रित करती है या निवास करती है। अगला पॉइंट है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय स्विट्जरलैंड एवं अमेरिका के मुकाबले है क्रमशः तो 75 गुना एवं 50 गुना कम। क्या है, 75 गुना एवं 50 गुना कम जो है कहाँ के, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय स्विट्जरलैंड से और अमेरिका के मुकाबले ये है। स्विट्जरलैंड से 75 गुना, जबकि अमेरिका से 50 गुना क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय है। अगला पॉइंट है भारत में कुल वैश्विक जनसंख्या का भाग रहती है कितना, तो भारत में तो 17.5%। 17.5%। अगला क्वेश्चन है कि यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान अमूमन रहता है कितना, तो 130 से नीचे यानी 187वें देश में है। ठीक है, स्थान पर कौन, तो भारत है। अगला पॉइंट है देखिए, अगला पॉइंट यहां पर है कि यूएनडीपी मानव निर्धनता सूचकांक में भारत का स्थान अनमूनन रहता है कितना, तो 80 से नीचे। ये क्या है, 130 से, जबकि यहां पर 80 से नीचे कितना, तो 135 देशों में। 135 देशों में इतना। जबकि अगला पॉइंट है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ने जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी के आधार पर वर्ष 2018 से 19 में भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई। कितनी हो गई थी, तो वह ध्यान रखिएगा, विश्व की 6ठी अर्थव्यवस्था हो गई थी। कहाँ की, तो भारत की। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने उपयुक्त हैसियत प्राप्त नहीं की है फ्रांस को पछाड़कर। फ्रांस बिल्कुल वो आगे था, लेकिन उसको पछाड़कर भारत प्रवेश कर गया, हासिल प्राप्त कर लिया भारत। ठीक है, अगला है कि क्रय शक्ति क्षमता आधारित प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कई वर्षों से कायम है। विश्व में चौथे स्थान पर भारत जो है, विश्व में चौथे स्थान पर क्या है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर ये प्रति व्यक्ति आय को
आधार बनाया हुआ है। कितने? तो विश्व में चौथे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि भारत कुल वैश्विक क्षेत्रफल में योगदान नहीं करता है। कितना? तो 2.42% का, 2.42% का ये काम करते रहता है। अगला पॉइंट है कि इसका अर्थ मात्र 2.42 वैश्विक क्षेत्रफल के संसाधन पर भारत दबाव झेलता है। कितना? तो 17.5% आबादी का। ये इतना आबादी हो जाने की वजह से इतना पॉइंट को ये झेलना पड़ता है। अगला पॉइंट है कि जन्म एवं मृत्यु की ऊंची दर विशिष्ट लक्षण है। क्या चीज? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के कि मृत्यु दर और जन्म दर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये भी आप लोग बात समझ गए होंगे। अगला पॉइंट कहता है कि भारत में जनसंख्या दर है। तो भारत में जनसंख्या दर है तो 21.8 से 1000, 21.8 से 1000। ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत में प्रति व्यक्ति 1000 जीवित जन्म दर है। कितना? तो 1000 में से 7.1, 1000 7.1 जन्म दर क्या है? जन्म दर है। ठीक है। अगला पॉइंट है भारत में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो ये 44/1000, ये है 21.8/1000, जबकि ये 1000 में ये 7.1 नहीं है। ठीक है। तो सबसे अधिक कौन सा है? तो ये भारत में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि कृषि क्षेत्र में अधिक कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी जनसंख्या का संलग्न रहता है लक्षण है तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। कैसी है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। अगला पॉइंट है कि भारत की कुल कार्यकारी जनसंख्या का भाग जो कृषि एवं संलग्न क्षेत्र में लगती हुई है। कितनी? तो 58%। कितनी है? तो 58%। अगला क्वेश्चन है कि क्रमशः अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में कार्यकारी जनसंख्या का भाग जो कृषि क्षेत्र में कार्यरत है तो कितना? तो 2.3%, 7% और 6%। 2.3%, 6% और 7% है। अगला पॉइंट है कि उच्च बेरोजगारी दर विशिष्ट लक्षण है। क्या चीज का? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बोला कि उच्च बेरोजगारी दर विशिष्ट लक्षण क्या दर्शाता है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अगला देखिए पॉइंट, भारत में बेरोजगारी की दर है तो कैसी? तो 5.2%। बेरोजगारी दर कितनी है? तो 5.2% है। अगला है कि भारत में बेरोजगारी दर मानी जाती है तो कैसी मानी जाती है? तो ऊंची मानी जाती है। ये भी एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अनुसार विश्व भर में निर्धन लोगों की जनसंख्या है कितनी? तो 1.3 अरब, 1.3 अरब है विश्व बैंक के अनुसार। अगला पॉइंट है कि विश्व बैंक के अनुसार विश्व में निर्धन जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग ये भारत में निवास नहीं करता है। कितना? तो 36%। कितना निवास करता है? तो 36% निवास करता है। ये भी आप लोग अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। पॉइंट ये है कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में पूंजी का अभाव विशिष्ट लक्षण है। क्या चीज का? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। ये क्वेश्चन आ चुका है ये आपका ये एमटीएस में, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूंजी का अभाव विशिष्ट लक्षण क्या दर्शाता है ये सवाल आया था। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अगला पॉइंट है कि भारत में पूंजी के अभाव का महत्वपूर्ण सूचक है। किसका? तो प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग। ये पॉइंट कहता है कि भारत में पूंजी के अभाव
भारत में पूंजी के अभाव का महत्वपूर्ण सूचक है? तो प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग। ठीक है, अगला नहीं पॉइंट है कि भारत में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग है क्या चीज का? संयुक्त राज्य अमेरिका का मात्र कितना? तो 4.2%। 4.2%। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग कितना है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का मात्र 4.2% ही यहाँ पर उपयोग होता है। कहाँ पर? तो भारत में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का कितना है? तो जनसंख्या वृद्धि दर है मात्र लगभग 2% के अनुमान के अनुसार है। अगला पॉइंट है कि इस जनसंख्या वृद्धि दर के लिए अतिरिक्त पूंजी निर्माण दर होना चाहिए कितना? तो 8% प्रति वर्ष। 8% प्रति वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि सकल घरेलू बचत की ऊंची दर लक्षण है उन्नत अर्थव्यवस्था का। कैसा? तो उन्नत अर्थव्यवस्था का। फिर से सुनिएगा, सकल घरेलू बचत की ऊंची दर निलक्षण है उन्नत अर्थव्यवस्था का। अगला पॉइंट है कि भारत ने की सकल घरेलू बचत दर कितनी है? तो 30.5%। 30.5%। भारत की सकल घरेलू बचत दर है तो 30.5% है। अगला नहीं पॉइंट कहता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण की ऊंची दर लगभग लक्षण ने क्या दर्शाता है? तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण की ऊंची दर लक्षण क्या है? तो उन्नत अर्थव्यवस्था का। उन्नत अर्थव्यवस्था का। अगला नहीं पॉइंट है कि भारत की सकल घरेलू पूंजी निर्माण दर कितना है? तो 35.2% है। 35.2% है। अगला पॉइंट है कि सकल घरेलू बचत दर तथा सकल घरेलू पूंजी निर्माण दर के मामले में भारत की स्थिति है कैसी? तो संतोषजनक। कैसी है? तो संतोषजनक है। अगला पॉइंट है कि संपत्ति का असमान वितरण विशिष्ट लक्षण है क्या चीज का? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। अगला पॉइंट है भारत के गांवों में 50% लोग के पास हैं। ठीक है, तो कुल परिसंपत्ति का मात्र 10%। कुल परिसंपत्ति का मात्र 10% लोग भारत के गांव में निवास करते हैं, यानी 50% लोग के पास। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारत के शहरों में मात्र 14.2% परिवारों का नियंत्रण रखते हैं। कैसे? तो कुल परिसंपत्तियों के 66% भाग पर वो निवास करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखिएगा। अब हम लोग तीसरा चैप्टर को देखेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।